हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कोई भी कंपनी से हम कैसे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर हमारे पास किसी कंपनी का शेयर है तो हम कैसे उससे अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो हमें अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। अगर वो अच्छा हमें डिविडेंड भी प्रोवाइड कर देती हैं तो कैसे वो शेयर का प्राइस जो है वो हमें नुकसान दे जाता है। तो चलिए बिना देरी करे आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई भी शेयर प्राइस अगर बढ़ता है तो वो कैसे बढ़ता है। शेयर प्राइस बढ़ने के दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है कि वो अच्छा या तो ग्रोथ अच्छी कर रही है, उसके सारे फंडामेंटल अच्छे चल रहे हैं। अगर ये सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसका शेयर प्राइस अच्छा बढ़ेगा, और जितना शेयर प्राइस अच्छा बढ़ेगा वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। अब ये देखते हैं कि फंड कैसे बढ़ रहा है शेयर प्राइस। शेयर प्राइस बढ़ने के दो रीज़न होते हैं, या उसका ईपीएस बढ़ रहा है या प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो बढ़ रहा है। क्योंकि शेयर प्राइस इसका एक फॉर्मूला होता है कि शेयर प्राइस कैसे बढ़ रहा होता है। शेयर प्राइस बढ़ने का फॉर्मूला है शेयर प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर ईपीएस इनटू प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब मान लीजिए किसी कंपनी का ईपीएस है 10 रुपये और उसका पीई रेशियो 10 रुपये, तो उसका शेयर प्राइस क्या होगा? उसका शेयर प्राइस होगा 100 रुपये। ठीक है। अगर मुझे इस शेयर से, इस कंपनी के शेयर से अब मुझे 10 गुना इनकम कमाना है, 10 टाइम्स रिटर्न लेने हैं, तो मैं कैसे लूँगा? अब उसके दो ही रास्ते हैं, या तो उसका ईपीएस 10 गुना बढ़ जाए या उसका पीई वो भी 10 गुना बढ़ जाए। अगर ये दोनों 10-10 गुना बढ़ते हैं तो मेरा शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। जनरली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और अगर ऐसा होता है तो वो सब कुछ फेक चल रहा है। मिस कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, आपके सामने जो फिगर आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। तीसरा रास्ता क्या बचता है? तीसरा रास्ता ये बचता है कि उसका ईपीएस भी बढ़े और पी रेशियो भी बढ़े। अब अगर ये दोनों बढ़ेंगे, मान लीजिए हमारा ईपीएस है 10 रुपये का, 10 रुपये से बढ़ के ईपीएस हो जाए 40 रुपये का, और पी रेशियो वो 10 रुपये से बढ़ के हो जाए 25 रुपये का, तो अब जहाँ हमारा शेयर का प्राइस पहले 100 रुपये था तो वो बढ़ के अब हो जाएगा 1000 रुपये। अगर ये इस तरह से बढ़ गया तो हमारा शेयर प्राइस ठीक है बढ़ गया। पर ये डिपेंड करता है कि कब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मार्केट की सिचुएशन पे। अब ऐसे रीजन्स देखते हैं कि जहां हमारा ईपीएस बढ़ता है। अगर ईपीएस बढ़ाना है तो ईपीएस बढ़ाने का एक फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब अगर हमें नेट इनकम बढ़ रही है तो वो नेट इनकम डिपेंड होती है रिवेन्यू पे, कंपनी का कितना रिवेन्यू आ रहा है उस पे। और या फिर दूसरा एक रास्ता है कि उसके जो शेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं, वो बाई बैक कर ले कंपनी। अगर वो टोटल नंबर ऑफ बाई शेयर का बाई बैक कर लेगी तो वो ऑटोमेटिकली ईपीएस उसका बढ़ जाएगा। अब दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरा रीजन है पी रेशियो कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर पी रेशियो हमें बढ़ाना है तो मार्केट में हमें ऐसे बंदे चाहिए जो उसको कम प्राइस पे हमें ज़्यादा देने को तैयार हो जाए। मीन्स ऐसा कौन ही देगा? पहले वो सब कुछ देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि उसका मार्केट में अच्छा होगा नहीं होगा, इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। अगर स्पेक्यूलेशन एज्यूम करके अच्छा हो रहा है किसी कंपनी का तो उसका पी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर स्पेक्यूलेशन डाउन जा रहा है तो ऑटोमेटिकली पी उसका डाउन चला जाएगा किसी भी कंपनी के लिए। अब ये देखते हैं कि अगर किसी भी कंपनी का पीई बढ़ रहा है तो मिस बोलते हैं उसका पीई एक्सपेंशन हो रहा है। अगर किसी कंपनी का अब पीई बढ़ रहा है तो मीन्स कंपनी की ग्रोथ के चांसेस हैं अभी। मीन्स शेयर होल्डर जो भी हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस कंपनी में अभी ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, इसी वजह से हमारा पी रेशियो बढ़ रहा है। अगर हम कहते हैं कि पी रेशियो डिक्रीज हो रहा है, या पी रेशियो अगर डिक्रीज होता है मीन्स पी रेशियो कंट्रैक्शन हो रहा है। अगर पी रेशियो का कंट्रैक्शन होता है तो मीन्स उस कंपनी की ग्रोथ कम हो रही है। जो शेयर होल्डर हैं वो ये सोच रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो आने वाले टाइम में इतनी अच्छी नहीं होगी। तो पी रेशियो कंपनी के हाथ में नहीं होता कि जैसे ईपीएस में कर दिया इन्होंने
कि उसको या तो शेयर बाईबैक कर लिए या नेट इनकम से अच्छा रेवेन्यू भी एक तरह से कंपनी जनरेट कर सकती है। अगर कंपनी अच्छा मेहनत करे तो कंपनी नेट इनकम में अच्छा ग्रोथ कर सकती है। पर पी रेशियो कंपनी के हैंड पे नहीं होता, ये सारा का सारा चलता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जितने भी अवेलेबल हैं उनके हैंड पे होता है सारा कुछ, कि वो कितना उसको ग्रोथ दे रहे हैं, ये सब कुछ उन पे डिपेंड करता है। तो वो पी स्पेकुलेटिव होता है। अगर हमें अच्छे रिटर्न चाहिए, मान लीजिए हम सोचते हैं कि कौन सी कंपनी के अच्छा इन्वेस्टर हमें अच्छा इन्वेस्ट करने पे देगी, तो ऐसी कंपनी हो या ग्रोइंग इंडस्ट्री हमें लेनी है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लेनी है, और या ऐसी कंपनी लेनी है जिनका रिवेन्यू पर ईयर वो अपना बढ़ाती जा रही है। तो अगर हम ऐसी कंपनीज को लेंगे तो उनसे हमें ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी और अच्छा ग्रोथ हमें मिलता रहेगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि अगर मार्केट आई, बुल मार्केट आती है या फिर बियर मार्केट आती है, पी रेशियो डिपेंड करता है कि कंपनी के बारे में लोगों ने कैसा एज्यूम कर रखा है। कई बार इसमें ये होता है कि जो फंडामेंटली वीक है कंपनी, उनका पी रेशियो भी बढ़ जाता है, ये होता है। और जो ये होता है बुल मार्केट में, या फिर बियर मार्केट में ये होगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है पर पी रेशियो उसका गिर जाता है। ये बियर मार्केट में ऐसा भी हो जाता है। तो ये डिपेंड होता है सिचुएशन टू सिचुएशन। पर हमें कौन सा चूज़ करना है, हमें हमेशा वो चूज़ करना है जिसका पी रेशियो नहीं देख के हमें देखना है फंडामेंटली बेस्ड स्ट्रॉन्ग कंपनी, और ऐसी कंपनी चूज़ करनी है कि जो हमारी ग्रोथ को कंटिन्यूसली इंक्रीज करें, जिनका रिवेन्यू पर ईयर लास्ट के ईयर में बढ़ रहा हो। अगर वो बढ़ भी रहा है तो हम उन्हीं कंपनियों में जाएं, नहीं तो हम अदर कंपनियों में नहीं चूज़ करें। अब दूसरा खेल आता है डिविडेंड का। अगर कोई कंपनी, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं, मान लीजिए एक कंपनी है, उसके शेयर है 1000 और उसका शेयर का प्राइस भी है 1000 रुपये, नंबर ऑफ शेयर भी 1000 है और नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल इन मार्केट में है वो शेयर 1000 है और प्राइस जो है वो भी 1000 है। अब उसे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट करके उसने प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, उसने 1 लाख का डिविडेंड अनाउंस कर दिया मार्केट में। अब डिविडेंड अनाउंस करने के बाद में ये होगा कि पहले तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, वो लगेगा 25% का। अब 25% का कॉर्पोरेट टैक्स 1 लाख रुपए पर लग गया तो उसके ऑलरेडी 75,000 रुपये बचे। अब 75,000 रुपये में से वो उसने 25,000 रुपये अपने थोड़ा बहुत खर्चे के लिए रख लिए। अब 25,000 रखने के बाद में उसे 50,000 का डिविडेंड दे दिया, मीन्स पर शेयर 50 रुपये का डिविडेंड दे दिया। पर शेयर अगर 50 रुपये का डिविडेंड मिला तो होगा ये कि 30% उस पर टैक्स लगेगा हम पे। अब 50 रुपये पर 30% टैक्स लग गया तो वो शेयर हमें कितने का पड़ा, 35 रुपये का। कहाँ वो शेयर की कहाँ वो 1 लाख रुपये का, अब हमें कितने का हो गया, खाली 35 रुपये का। 1 लाख रुपये ग्रोथ था, 50 रुपये पर शेयर का मिलना चाहिए था, हमें एक्चुअल में कितने मिल रहे हैं, 35 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि हम पे भी टैक्स लगेगा। अगर इस फिगर को उल्टा कर दें तो अगर वो कंपनी कहे कि मैं इस फिगर को दे ही नहीं रही, मैं आपको डिविडेंड नहीं दे रही, मैं आपका शेयर प्राइस बढ़ा देती हूँ। अगर वो शेयर प्राइस 50 रुपये पर शेयर का बढ़ाती, वह शेयर का 50 रुपये बढ़ाने से क्या होगा, उस पर मैक्सिमम जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 7.5% का। अब 7.5% जो मैक्सिमम टैक्स लग के आ रहा है, तो हमारा जो शेयर प्राइस है वो कितना हो गया डाउन होके, मैं 42.5 रुपीज़ पे मुझे एक शेयर मिल गया अगर मैं उसे बेच के भी निकलता हूँ तो 35 रुपये की जगह 42 ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू इन लर्न समथिंग।